स्वतंत्र दिवस का सुनहरा मौका है, पर उससे पहले हमें करनी है हफ्ते की शुरुआत। थोड़े कंसोलिडेटिंग मार्केट के बाद आज कैसा रहेगा एक्शन, कल की छुट्टी से पहले आपको कहां पर रखनी है नजर, और इस स्वतंत्र दिवस क्या कुछ खास प्रोग्रामिंग लेकर आए हैं, ये सब मिलने वाला है आपको आने वाले 3 घंटे में। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज़ादी के 76 साल हमने पूरे कर लिए, 77वें साल में हम रख रहे हैं कदम, और ढेरों कमाई के मौके आज आपको जी बिजनेस पर मिलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दीप, इंडिपेंडेंस डे की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। लेकिन जरा बताइए कौन से ट्रिगर्स हैं जिनके साथ हम आज हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं? बिल्कुल, तो सबसे पहले तो आपको, हमारी टीम को और सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाएं। ऑफ कोर्स हमारी प्रोग्रामिंग कल रहेगी, बट मार्केट प्रोग्रामिंग कल आप नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए आज आपके लिए कुछ खास शोज भी हम लेकर आने वाले हैं। आई थिंक 11 बजे आप भी एंकर कर रही हैं फाइनेंशियल फ्रीडम स्टॉक्स पे बात होगी, और 8:30 बजे तो 8:30 बजे हमारे सारे निवेशक, सारे एक्सपर्ट जुड़ने वाले, निवेशकों के लिए कुछ बढ़िया पिक्स भी आने वाली। तो आज के लिए एक्शन तो आपके लिए भरपूर रहेगा, बट आज जो ट्रिगर्स हैं बाजार की तरफ से वो थोड़े ठीक ठाक नहीं दिख रहे हैं। सुस्ती का माहौल ग्लोबल मार्केट्स में छाया हुआ है, हमारे बाजार भी कंसोलिडेशन के मूड में है। फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में आपको बिल्कुल मिला जुला एक्शन दिखा। डाउ पर हल्की बढ़त मिली क्योंकि कुछ नतीजों के दम पर कुछ बड़े स्टॉक्स में एक्शन आया, बट अदरवाइज सुस्ती ही थी अमेरिकी बाजारों में। गिफ्ट निफ्टी पर भी आप फिलहाल देखें तो दबाव ही दिख रहा है। जून की आईपी में गिरावट आई है, बट ये गिरावट आई क्योंकि बेस इफेक्ट है। पिछले साल इसी समय 12.5% का आईपी था, तो वहां से तो ऑब्वियसली गिरकर आना ही था। आज महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, तो उस पर भी नजर है, ये भी थोड़ा बढ़कर आएंगे, तो शायद बाजार की चिंता थोड़ी इससे भी बढ़ सकती है। और नतीजों के लिहाज से आज है आखिरी दिन Q1 अर्निंग सीजन का। भरपूर नंबर्स आने वाले हैं आज, और ढेरों नंबर्स आए हैं ओवर द वीकेंड। इन सब का भी करेंगे विश्लेषण हमारी टीम के साथ। तो बहुत ज्यादा एक्शन होने वाला है आज के दिन यहाँ बाजार में। बिल्कुल, ढेरों एक्शन, यानी कि कमाई के ढेरों मौके। लेकिन दीप, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिस पर डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि हफ्ते का पहले कारोबारी दिन है। ये अमेरिकी बाजारों ने बड़ा कंफ्यूज किया, ऐसा क्यों किया, हुआ क्या एग्जैक्टली, जरा बताइए। इन्फ्लेशन और फेड, ये दो फैक्टर्स हैं जिस पर अब बाजार की नज़र बनी हुई है। और हमारे बाजार में भी आपने देखा, पिछले हफ्ते पॉलिसी आई थी थर्सडे के दिन। वैसे तो पॉलिसी आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी नहीं आया आपके लिए, बट गवर्नर साहब की 1-2 चीज़ें थी जो आगे हम बात करेंगे, जिसकी वजह से बाजार के मूड पर असर पड़ रहा है। और ऐसा ही एक्शन आप अमेरिकी बाजार में भी देख रहे हैं। इनकी पिछली पॉलिसी जो गई थी उससे हमने देखा कि आगे भी टाइटनिंग बनी रहेगी, ये तो उन्होंने क्लियर संकेत दे दिया। बट बाजार काफी टाइम से, इनफैक्ट इस साल की शुरुआत से बाजार इंतजार कर रहा है कि कब फेड अपना रुख बदलेगा, और वो रुख बदलने के लिए अब तक फेड ने आपको कोई क्लियर संकेत नहीं दिया। अपनी तरफ से तो फेड एक बहुत क्लियर चीज कह रहा है कि हमें 2% इन्फ्लेशन लाना है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल इन्फ्लेशन 2% आएगा, ऐसा हमें लग नहीं रहा। हमने देखा जो इनका महंगाई का आंकड़ा था अब बढ़कर आया, 14 महीने बाद बढ़कर आया। आज हमारा महंगाई का आंकड़ा है, ये भी बढ़कर आने वाला है। तो बेस इफेक्ट एक तो महंगाई में अब प्ले आउट करना शुरू करेगा, दूसरा अब वापस बढ़त के संकेत आ रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस और डॉलर इंडेक्स पर, तो आप देख ही नहीं कैसा एक्शन है। साथ ही में जो अमेरिका में डेटा आ रहा है, ये बाजार को अब कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि बाजार को क्या है, बाजार को एक सर्टेनिटी चाहिए कि हाँ, क्या हमारा इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया है, क्या हमारा रेट साइकिल पीक आउट हो गया है। और ये दोनों संकेत ना ही डेटा से आ रहे हैं और ना ही फेड की तरफ से आपको आते हुए दिख रहे हैं, तो वहां से बाजार में चिंता हो रही है। अब देखिए क्या हुआ, सीपीआई डेटा आया था इनका, वो अनुमान से बेहतर आया था। रिटेल महंगाई आपकी गिर रही है, लोग इसे एक तरह से एक पॉजिटिव ही लेते हैं कि चलिए थोड़ी बढ़कर आई, बट अनुमान से आपकी बेहतर आती हुई दिख रही है, तो शायद उतनी चिंता नहीं है। फिर इनका पीपीआई डेटा आया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक तरह से अमेरिका का होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन आप इसे कह सकते हैं, ये अनुमान से ज्यादा आया। तो एक तरफ आपका सीपीआई गिर रहा है, बट आपका डब्ल्यूपीआई बढ़कर आ रहा है, तो वहां से जो बाजार में कंफ्यूजन बढ़ा है वो थोड़ी चिंता की बात है। दूसरा आप देख रहे हैं इस डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स 103 पे चल रहा है, 103 पर आ गया, 100 तक आ गया था, 5 वीक हाई पर 100 तक आ चुका था, 100 के नीचे नहीं गया बट 100 तक आ चुका था, तो वहां से थोड़ी राहत थी। ये आपका ऊपर जा रहा है, कच्चा तेल आपका ऊपर जा रहा है। बॉन्ड मार्केट में आप देखिए इनकी बॉन्ड यील्ड 10 साल की 4.2% लगातार 4 हफ्ते से दोनों फैक्टर्स एक साथ ही बढ़ रहे हैं। अब बॉन्ड यील्ड अगर आपकी बढ़ेगी, डॉलर इंडेक्स आपका स्ट्रेंथन करेगा, कच्चा तेल आपका ऊपर जाएगा, तो फिर इक्विटीज पर तो आपके लिए प्रेशर आना लाजमी है। तो ये एक फैक्टर है जो बाजार के मूड माहौल को इंपैक्ट कर रहा है। आप किसी भी लिहाज से इसे देखें, ये जो डेटा है, ये जो फेड की कमेंट्री है, ये जो बाजार की खुद के अनुमान है, ये अब बैठ नहीं रहे हैं। अब जैसे सितंबर में अभी पॉलिसी थोड़े टाइम है, उससे पहले भी आपके पास डेटा और आने वाला है, तो ये फाइनल डेटा नहीं है, अभी 5 हफ्ते हैं फेड की अगली पॉलिसी में, तो तब से अब तक डेटा के लिहाज से काफी कुछ बदल सकता है। बट एज ऑफ टुडे बाजार में वो क्लैरिटी नहीं है कि क्या फेड रेट हाइक साइकिल खत्म हो चुका है या आगे भी रेट हाइक आने वाला है। जैसे कि सितंबर की पॉलिसी देखें तो लगभग कोई भी अनुमान नहीं लगा रहा है कि सितंबर में रेट हाइक होगा, बट आप उसके बाद नवंबर की पॉलिसी में आइए, करेक्ट,
33% लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नवंबर में एक रेट हाइक हो सकता है। करेक्ट। दिसंबर की पॉलिसी में आई है, तब तक कुछ लोगों का अनुमान है, वहां पे भी 30-33% लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वो रेट हाइक हो सकता है। कुछ लोगों का अनुमान है कि शायद और रेट हाइक वहां पर, यहां से वहां तक आधे % की रेट हाइक का वो अनुमान लगा रहे हैं। वो कंसेंसस कैसे बदलेगा? वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन पास्ट कि किस तरह से कंसेंसस पास जाते जाते तेजी से बदल। एग्जैक्टली, क्योंकि अप्रैल की अगर आप बात करें तब सबका मूड हो रहा था कि चलिए फेड का पीक रेट हो गया है, वहां से अब तक फिर से आपके लिए रेट्स बढ़ चुके हैं। करेक्ट। तो क्या आगे और फेड रेट्स बढ़ाएगा? नहीं, इस पर बाजार को क्लैरिटी नहीं है, और जो डेटा आ रहा है वो आपको कंफर्ट नहीं दे रहा है कि शायद फेड आगे रेट्स नहीं बढ़ाए, क्योंकि अगर कच्चे तेल के ऊपर जाने से वापस आपके इन्फ्लेशन पर प्रेशर आता है तो परेशानी होगी। तो इसलिए खैर अभी फेड पॉलिसी में 35 दिन है, 20 सितंबर को आने वाली है आपकी पॉलिसी, बट कंफर्ट आपको नहीं आते हुए दिख रहा है, और इसलिए बाजार में वो चिंता है इन्वेस्टर्स के रूप में। बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है तो थोड़ा फंड आउटफ्लो भी होता है, बॉन्ड यील्ड अगर आपकी इतनी अट्रैक्टिव हो जाए तो उसका इंपैक्ट आप बाजार के मूड माहौल पर जरूर देख रहे हैं। चलिए, वो तो फेड मिनट्स भी आएंगे मंगलवार वेडनेसडे को आने रहने वाली है ही। लेकिन जरा बताइए दीप, हमारे मार्केट्स के लिए इस बात के क्या मायने हैं? क्योंकि प्रेशर हमने शुक्रवार को भी देखा, जो पिछला पूरा हफ्ता था उसमें भी क्लैरिटी नहीं था, एकदम एकाएक प्रेशर बना। तो ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे फैक्टर्स जिम्मेदार थे या ग्लोबल फैक्टर्स, क्योंकि हम कभी निर्भर होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो क्या मायने हैं इसके? नहीं, ग्लोबल फैक्टर्स तो है नेहा, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ग्लोबल जो सेलिंग प्रेशर आया है वो आया है, और एफआईआई का डेटा ये क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो हमारी क्लोजिंग हुई है 19,428 की, वो अगस्त महीने की लोज पर आपको जाकर होते हुए देखिए। तो एक तरह से इंट्राडे में आप जरूर इससे भी नीचे गए हैं, बट महीने के लिए और जो क्लोजिंग फिगर के हिसाब से अगर आप देखें तो अब तक के लोज आपको आते हुए दिखे। बट क्या ये सच में चिंता की बात है? अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप देखें अगस्त की शुरुआत से ही बाजार थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में रहे हैं। इससे पहले हमने देखा 4 सीरीज लगातार बाजार बढ़िया तेजी में थे, 4 पॉजिटिव सीरीज हुई, उसके बाद से आप थोड़ा कंसोलिडेशन बनाए। 20 जुलाई को आप ऑलमोस्ट 20,000 के लेवल पर गए थे, 8 पॉइंट से आपने 20,000 का लेवल मिस किया था 20 जुलाई को। तब से अगर आप अब तक देखें तो वैसे तो आप 550 पॉइंट ही गिरे हैं, परसेंटेज वाइज देखें तो एग्जैक्टली 3% की गिरावट आती है, उतना बनता है। तो 16,800 से आप ऑलमोस्ट अगर 20,000 जाते हैं और उसके बाद अगर आप 550 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दिखाते हैं, 3% फिसलते हैं, तो ये तो आपके लिए लाजमी होता है। रनिंग करेक्शन, अनिल जी हर बात कहते हैं 3 से 5% का रनिंग करेक्शन तेजी के मार्केट में आपको कभी भी आते हुए दिख सकता है। प्रॉब्लम है कि क्या यहां से आप और अब करेक्ट होंगे या नहीं, वहां पर आई थिंक लोगों की चिंता आ रही है, क्योंकि डेटा एक इंडिकेट कर रहा है बाजार आपका थोड़ा रेंज बाउंड हो गया है। 19,400 19,600 एक ब्रॉड रेंज आपकी बन रही है नियर टर्म में। एक ब्रॉडर रेंज देखें तो 20,000 से 19,000 ऑन मंथली बेसिस भी अगर आप डेटा कोलेट करें इस समय कॉल पुट कॉन्सेंट्रेशन देखकर, तो 19,000 से 20,000 की आपकी बड़ी रेंज बन रही है। नियर टर्म में 19,400 से 19,600 पे अनिल जी भी आपको कहते हैं निचले स्तरों पर खरीदारी करिए, ऊपरी स्तरों पर बेचिए। ये सिंगल्स वाला मार्केट आपके लिए वापस हो चुका है। जहां तक इंडेक्स का सवाल है तो वो हम क्लियरली प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं, बट क्योंकि आपकी क्लोजिंग अभी अगस्त लोज पर होती हुई दिखी है, क्या यहां से और प्रेशर बनता है? क्योंकि नियर टर्म में ट्रेंड आपका थोड़ा कलेक्शन कंसोलिडेशन वाला दिख ही रहा है। अब उसमें आप एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन देख लीजिए, 40% पर आ गई है। इस सीरीज में लोएस्ट आपको 40% तक ही गए हैं, वहां से हमने बाउंस देखा है। इस सीरीज से पहले आप 71% तक गए थे, वहां से हल्का होना लाजमी था। 40% पर हम देख रहे हैं, पिछली 2-3 बार हुआ जब भी 40% पर एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन आती है, वहां से फिर वो थोड़ी बाइंग में वापस लौट जाते हैं। बट अगर आप फ्राइडे का एक्शन देखेंगे तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला नहीं है। समय के बाद इतना बड़ा फिगर देखने को मिल रहा है। 27 जुलाई को आखिरी बार आपने देखा था, तब उस दिन करीब 4,000 करोड़ की एफआईआई की बिकवाली थी, तब भी कोई बड़ी ब्लॉक डील नहीं थी। आज भी कोई बड़ी ब्लॉक डील नहीं है। इससे पहले 2 दिन हल्की हल्की कैश में एफआईआई की तरफ से खरीदारी भी आ रही थी। तो वो एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा था कि शायद इनका सेलिंग प्रेशर जो एक बार का था वो बंद हो गया। बट 3,000 करोड़ से ज्यादा की एक दिन में कैश में बिकवाली, ये आपका हर्ट करता है। दूसरी आपने देखा इंडेक्स फ्यूचर्स तो चलिए 100 करोड़ के बेचे, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, बट स्टॉक फ्यूचर्स आपने ऑलमोस्ट 1,600 करोड़ के बेचे हैं। तो 4,600-4,700 करोड़ की जो स्टॉक्स में बिकवाली हुई है एफआईआई की, ये डेफिनेटली आपका थोड़ा प्रेशर बना सकती है। तो थोड़ा जो डेटा है वो इस समय रेंज बाउंड मार्केट तो दिखा रहा है, बट थोड़ा करेक्शन की तरफ, प्रेशर की तरफ दिखा रहा है। अब यही बात है कि 19,400 19,600 की जो आपकी रेंज बनी हुई है, क्या आप 19,400 के नीचे आते हैं तो फिर क्या थोड़ा और आपका करेक्शन का प्रेशर बढ़ सकता है, थोड़ी और मुनाफा वसूली आती है, या फिर आप यहां से रिबाउंड करते हैं? तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि बाजार यहां से कैसा प्ले आउट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए दीप कि अक्सर अनिल सर भी इस बात का जिक्र करते हैं कि सेक्टोरल चर्निंग आपको दिखती है, कभी किस सेक्टर की लीडरशिप आती है। बैंक्स अच्छा खासा प्रदर्शन वहां से देखने को मिल रहा था, तो एकाएक क्या इनका मूड क्यों खराब हो गया? मतलब पार्टिसिपेट करना
बंद कर दिया, क्या हुआ क्या? आई थिंक हमारे बैंक्स और यूएस का नैस्डैक या आईटी स्टॉक्स ऑलमोस्ट सिमिलर चाल पर चल रहे हैं जहां तक आप इस साल की बात देखें। अब बैंक निफ्टी की भी अगर आप देखिए, 21 जुलाई को बैंक निफ्टी ने अपना हाई बनाया था। Correct. वहां से करीब 2200 पॉइंट के आपको करेक्शन आ चुका है। तो 5% रफली 4.5-5% आपका बैंक निफ्टी करेक्ट हो चुका है तब से अब तक पिछले 3-3.5 हफ्तों में। अगेन 3 से 5% की करेक्शन की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट जो करेक्शन होना चाहिए वो आपका हो चुका है। बट जैसा अनिल जी भी फ्राइडे को बता रहे थे कि नियर टर्म में स्पेशली जो 44,500 के नीचे बैंक निफ्टी आपका आया है, नियर टर्म में इसने बैंक निफ्टी का ट्रेंड तो डेफिनेटली खराब कर दिया है। exactly. अब ये आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी में भी ऑन अ मंथली बेसिस जो एक ब्रॉड रेंज चल रही थी वो 44,000 से 45,000 की एक ब्रॉड रेंज चल रही थी। अगर आप मंथली डेटा देखें, वीकली डेटा भी देखें तो 44,000 से 44,500 की वो रेंज निकल कर आ रही है। तो क्या यहां से अब आप 44,000 के नीचे जाते हैं या नहीं, वो एक चिंता की बात बन जाती है। तो करेक्शन तो आया है, 5% तक का करेक्शन आपके लिए आ चुका है, बट नियर टर्म में जो बैंक्स का डेटा खराब हुआ है यहां से थोड़ा मूव आपको बिगड़ते हुए दिख सकता है। यूएस में भी हम देख रहे हैं नैस्डैक 2% वीकली बेसिस पर गिरा है। पिछले 2 हफ्तों से वीकली बेसिस पर नैस्डैक नेगेटिव है। पहली बार ऐसा हो रहा है 2023 में जब नैस्डैक ने आपको बैक टू बैक वीकली गिरावट दिखाई है। नहीं तो इस साल कभी भी 2 हफ्ते बैक टू बैक ऐसे नहीं रहे जहां पर नैस्डैक नेगेटिव रहा है। तो सबसे ज्यादा तेजी भी हमने नैस्डैक में ही देखी थी, 33-35% ऊपर गया था, वहां से ज्यादा करेक्शन भी हो रहा है। हमारी भी लीडरशिप रैली की जो शुरू हुई थी वो बैंक से हुई थी। करेक्शन भी जो आया है वो ज्यादातर बैंक्स फाइनेंशियल्स की तरफ से आया है, बाकी स्टॉक्स और सेक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, नंबर्स जो बैंक्स के हैं, इनिशियल सेट ऑफ नंबर्स अच्छे आए थे, कुछ दिग्गज बैंक्स की तरफ से आउट परफॉर्मेंस आई थी, अपडेट्स जब आए थे तब बढ़िया थे। इनिशियल सेट ऑफ नंबर्स से कॉन्फिडेंस बाजार का बढ़ा था, बट उसके बाद वो फॉलो थ्रू एक्शन अर्निंग्स के लिहाज से हमने नहीं देखा है। इनफैक्ट ज्यादातर बैंक्स और फाइनेंशियल्स के जो नंबर सेकंड हाफ में आए हैं अर्निंग सीजन के, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले नहीं रहे हैं। तो वहां से बैंक्स का प्रेशर थोड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है। और अभी हम देख रहे हैं पॉलिसी के दिन भी आपने देखा गवर्नर साहब ने जो लिक्विडिटी को लेकर कमेंट किया, वहां से फिर बैंक्स में एक शार्प फॉल आते हुए दिखा। और अदरवाइज भी अगर आप देखें तो हर अच्छे दिन में भी यही ट्रेंड हो रहा है कि ऊपरी स्तरों पर बैंक्स पर प्रेशर आता ही है। खराब दिन पे तो उसके पास मौका है ही गिरने का, बाकी दिन भी वो धीरे धीरे करके थोड़ा ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो बैंक्स पर अभी कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है बाजार का। वही बात है, 5% तक का करेक्शन हो गया है। यहाँ से अगर और करेक्शन होता है तो फिर शायद थोड़ी और शार्प आपको डाउन मूव आ सकती है। जैसा अनिल जी ने कहा, शॉर्ट टर्म बैंक्स का थोड़ा मोमेंटम और थोड़ा मूड माहौल अब ट्रेंड बिगड़ते हुए दिख रहा है। 44,000 एक बड़ी सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आप कह सकते हैं। अगर उसके नीचे भी आप ट्रेंड करना शुरू करते हैं तो फिर थोड़ी बैंक्स की तरफ से भी रोशनी आएगी। रनअप ज्यादा हुआ था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर ज्यादा उसी अनुपात में दिखाई देगी। ओके, लेकिन दीप, हम इसको भी मिस नहीं कर सकते कि एक हमारा बहुत ही बिजी अर्निंग्स का पूरा समय रहा है। तो जरा बताइए, आज फाइनल अर्निंग्स की रिपोर्ट आ रही है, थोड़ी राहत की बात तो रहेगी टीम के लिए, लेकिन बताइए इसके क्या मायने हैं? और हमारी टीम अर्निंग्स रिपोर्ट लेकर तैयार है। इतनी सारी ओवर द वीकेंड अर्निंग्स आई है कि आपको बताने में ही काफी टाइम आज चलने वाला है, इसलिए हम थोड़ी क्विकली भी काफी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। बट एसेंशली ये इतिहास गवाह है इस बात का, और ये हर अर्निंग सीजन में हम देखते हैं, हर कोई देखता है जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करता है। सेकंड हाफ में अर्निंग्स जो आती हैं, स्पेशली लास्ट हफ्ते की जो अर्निंग्स आती हैं, फाइनल 3-4 डेज में जो अर्निंग्स आती हैं, वो कभी भी आपकी बाजार का मूड, कॉन्फिडेंस सुधारने का काम नहीं करती हैं, क्योंकि यूजुअली नॉट ऑलवेज ये सेट ऑफ नंबर्स उतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रेशर आपको आते हुए दिखता है, कुछ आपकी पीएसयू नंबर्स इसमें आते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। तो बहुत ही रेयरली होता है कि अर्निंग्स के दम पर, स्पेशली जो इस समय अर्निंग्स आती हैं, उससे बाजार का मूड सुधरे। स्टार्टिंग ऑफ अर्निंग सीजन हमेशा आपको बाजार का मूड थोड़ा सुधर सकता है नंबर्स के दम पर, जब आईटी अच्छे बैंक्स के नंबर्स आने शुरू होते हैं, चुनिंदा एफएमसीजी के नंबर्स आते हैं, ऑटोज के आते हैं। बट टुवर्ड्स द एंड कभी भी ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम नहीं कर पाती है। तो देखते हैं अभी भी क्या होगा, आपके नंबर्स आएंगे बट स्टॉक शायद रिएक्ट कर दे। क्या वो सेक्टर का मूड सुधार सकता है, क्या वो बाजार का मूड सुधार सकता है, ये देखना थोड़ा रेयर रहता है। कैश के कई ज्यादा नंबर्स आते हैं एफएनओ और निफ्टी के मुकाबले, हालांकि आज भी कुछ निफ्टी एफएनओ के नंबर्स हैं, बट कैश के नंबर ज्यादा रहने वाले हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपका रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में आपने अभी भी कोई परेशानी नहीं देखी है, लगातार खरीदारी हो रही है। डीआईज की तरफ से एक्शन आपका बरकरार है, खरीदारी में है, आपके एसआईपी इनफ्लोस काफी मजबूत रहे, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको दिख रहा है, बट इंडेक्स का, बाजार का सेंटिमेंट, मूड, ट्रेंड सुधारने के लिए कोई ऐसे नंबर्स इस समय के यूजुअली नहीं देखते हैं। एक दो आउटलायर अगर आज आ जाए तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छी बात है कि आईटी जो स्टार्टिंग में पिट रहा था
वो अब थोड़ा सुधरते हुए आपको दिख रहा है। फार्मा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आज डिवीज के भी नंबर्स आएंगे, देखते हैं उस पर बाजार क्या करता है। मेटल्स में पिछले 2-3 दिनों से हालांकि बेस मेटल के प्राइसेस ग्लोबली गिर रहे हैं, बट हमारे बाजार में मेटल स्टॉक्स रिसेंटली थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज नंबर्स कुछ मेटल्स के भी आने वाले हैं, कुछ रिएक्शन भी आएगा तो देखते हैं। एफएमसीजी है तो शायद ये थोड़ा सहारा आपको बाजार पर दे दें, बट ऐसा बाजार का मूड सुधारने के लिए कोई 1-2 नंबर्स ऐसे आ जाए तो उससे क्या पूरा बाजार बदलेगा, ये रेयर होता है देखने के लिए इस समय। तो अगेन स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, ब्रॉडर मार्केट में अभी भी कोई चिंता नहीं आई है, बट जो एफआईज की सेलिंग का प्रेशर आया है, ग्लोबल मार्केट्स का थोड़ा मूड माहौल जो बिगड़ा है फेड और डेटा को देखकर यूएस के, और आज हमारा भी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, एक्सपेक्टेशन 6% पर आपका आते दिखेगा। इससे पहले 25 महीने के निचले स्तर पर आ गया था। We were doing so well, लगातार 3 महीने से कंट्रोल था पूरा 25 महीने के निचले स्तर पर था, 4.8% पर आया था। टमाटर है आपका, कच्चा तेल है आपका, मेटल प्राइसेस हैं आपके, तो एनीबॉडीज गेस। बट जो चीजें होती हैं कि 1-2 चीजें खराब हो तो आप पचा लेते हैं, बट जब 4-5-6 चीजें साथ में खराब आते हुए दिख रहे हैं तो बाजार पर थोड़ा असर उसका पड़ता है। बिल्कुल, और ये तो हमने आपके लिए सम अप कर दिया कि आज किस तरह का मूड मिजाज ब्रॉडर मार्केट्स में हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ढेरों नंबर्स ट्रिगर्स हमारे पास हैं, नतीजे भी हैं जिन पर फोकस रहेगा, और हमारी रिसर्च टीम पूरी मुस्तैद है और पूरी तैयारी के साथ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुकी है। नुपुर, अरमान, आशीष हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरा आजादी के रंगों में सब रंगे हुए हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। नुपुर, आपके साथ की जाए शुरुआत, ट्रिगर्स और नंबर्स जरा बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे नंबर्स है जो आज आने वाले हैं कैश में स्पेशली, लेकिन निफ्टी से आईटीसी और डिवीज के आज नंबर आते हुए दिखेंगे, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। एफएनओ, हिंदुस्तान कॉपर, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, जेएमआर एयरपोर्ट्स के भी आज आने वाले हैं नतीजे, तो इन स्टॉक्स पे आपको रखनी है नजर। आईटीसी बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ होटल कारोबार के डीमर्जर पर भी अनाउंसमेंट आ सकता है, तो ये भी आपको रखना। डीमर्जर की जो डिटेल्स है उस पर अनाउंसमेंट आ सकता है, तो यहाँ पर रहने वाली है नजर। सेबी को अदानी हिंडनबर्ग केस की जो जांच पूरी करने और रिपोर्ट देने का आज आखिरी दिन है, तो ये इवेंट भी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे रहने वाली है नज़र। टेक्समा को रेल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ एसकेएम एक प्रोडक्ट्स भी शॉर्ट टर्म एएसएम की लिस्ट में आ गए, तो ये भी स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। आईपीओ के लिहाज से टीवीएस सप्लाई चेन, जहाँ पे आज आईपीओ बंद हो जाएगा। इशू साइज जो है वो 880 करोड़ के आसपास का, ओएफएस देखेंगे तो 280 करोड़ का, तो ये यहाँ पर भी आपको रखनी है नजर। एक स्टेट के चलते आयशा मोटर्स, महानगर गैस, आरईसी, हिंडाल्को, जी शिपिंग आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पर डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपको होते हुए नजर आएगा। आयशा मोटर्स में 37 रुपीज़ का डिविडेंड है, और जी शिपिंग में देखें तो 13 रुपये का डिविडेंड है, जिसमें स्पेशल जो डिविडेंड है वो 7.5 रुपये का, तो ये सारे स्टॉक्स में आज आपको एडजस्टमेंट होते हुए नजर आएगा। रिजल्ट्स में ओएनजीसी, जहाँ पे मिले जुले नतीजे आपको नजर आएंगे। रेवेन्यू और प्रॉफिट अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखा है। ऑपरेशनली भी नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट वॉल्यूम्स की तरफ से आते हुए देखिए, वॉल्यूम्स इस क्वार्टर में गिरकर आते हुए नजर आए हैं। एबीबी इंडिया, जहाँ पे अनुमान से बेटर आपको क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस आती हुई नजर आई है। कंपनी की आय देखें तो 22% से बढ़कर आई है। मुनाफा भी 140 करोड़ से जंप अप होकर 295 करोड़ के आसपास आते दिखा है, और सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी यहाँ पर कंपनी की अच्छी ही नजर आ रही है। पीएफसी, जहाँ पे कंपनी की एनआई करीबन 1% से बढ़कर आई है। मुनाफा देखें तो 40% की ग्रोथ दिखा रहा है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सुधार नजर आएगा। साथ ही साथ जो बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पे 4 शेयर्स के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा, तो पीएफसी भी आज फोकस में रहने वाला है। सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पे मिला जुला प्रदर्शन आपको दिखेगा। एनआई प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन अनुमान से बेटर आते हुए दिखे, लेकिन लोन और डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो अनुमान से यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आपको दिखी है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी इस क्वार्टर में बढ़त आती हुई नजर आई है। मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो आपको अनुमान से डिसपॉइंट करते हुए नजर आएंगे। जो एनपीए वो बढ़कर आई है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी देखें तो वहाँ पर भी आपको गिरावट नजर आएगी। लोन ग्रोथ हालांकि ये जो मुथूट फाइनेंस की वो स्ट्रांग रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आपको ठीक ठाक ही इस क्वार्टर आती हुई नजर आई है। एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी की आय देखें तो 6% की ग्रोथ दिखा रही है। मार्जिन देखें तो 14% से बढ़कर करीबन 16% की होते हुए दिखे। मुनाफे में भी 24% की आपको ग्रोथ दिख रही है, तो ये सारे स्टॉक्स रिजल्ट्स के चलते फोकस में रहेंगे। ओके, रिजल्ट्स ढेरों हैं आज और डबल शिफ्ट सबको करनी है, तो अरमान पहले आप अपने फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स बताएं। गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। नतीजों में अगर आप देखें, सबसे पहले जेके सीमेंट के अगर आप नतीजे देखें तो ओवरऑल आपको ऑपरेशनली जो है नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय में लगभग 22% के आसपास की ग्रोथ है। मार्जिन जो है वो हालांकि गिरे हैं, पर अनुमान भी गिरने का ही था, पर अनुमान 13.5% का था, तो उसके मुकाबले अगर आप देखें तो 14.8% आते हुए दिखे हैं।
वोल्टास यहाँ पर अगर आप देखें मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं, आय लगभग 21% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वो 6.4% से गिरकर 5.5% पर आते हुए दिखे, जो कि अनुमान अगर आप देखें तो 8% का था। JSPL यहाँ पर जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं, आय लगभग 4% कम होकर आई है। मार्जिन अगर आप बात करें 26% से गिरकर 21% पर आए हैं, अनुमान गिरने का ही था, पर जो अनुमान था वो 17.8% का था। उस हिसाब से आपको नतीजे जो है ऑपरेशनली बढ़िया लग रहे हैं। NMDC यहाँ पर आप देखें अनुमान से थोड़े से अगर आप देखें तो बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 13% की बढ़त है। आपको मार्जिन जो है वो 40% से कम होकर 37% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान 36% के आसपास का था। सन टीवी की अगर आप बात करें तो नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं, पर कंपैरेटिवली अगर आप मार्जिन देखें वहां पर आपको कमजोरी आती हुई दिखी है। आय तो लगभग 11% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा की बात करें 3% बढ़ा है, पर मार्जिन जो है वो 63.4% से कम होकर 59.2% के आसपास जो है वहां पर आते हुए दिखे हैं। क्रॉम्पटन कंज्यूमर अगर आप देखें ऑपरेशनली आपको नतीजे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है। आप ग्रॉस मार्जिन की बात करें वो भी सेम आते हुए दिखे हैं, पर मार्जिन जो है वो 11.9% से कम होकर 9.9% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान 11% का था। नैल्को की बात करें तो नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं, और अनुमान से भी अगर आप बात करें तो वहां से भी आपको कमजोर नतीजे भी आते हुए दिख रहे हैं। आय लगभग 16% गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन जो है वो 23% से कम होकर 18.7% पर आते हुए दिखे हैं, अनुमान जो था वो 20% का था। और अंत में अगर आप बात करें ऑरबिंदो फार्मा की तो यहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय 10% बढ़कर आई है, मार्जिन 15% से इंप्रूव होकर 17% पर आते हुए दिखे, और अनुमान जो था वो 16% का था। और मुनाफे में भी अगर आप बात करें लगभग 10% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। चलिए नुपुर, अब आपकी बारी आती है, बताइए अगले सेट ऑफ नंबर्स किस प्रकार के रहे हैं? बिल्कुल, कैश में सबसे पहले गार्डन रिच बिल्डर्स पे नजर रखनी है, क्योंकि नतीजे काफ़ी स्ट्रांग आपको दिखेंगे। कंपनी की आय 30% से बढ़कर आई है, मार्जिन भी इंप्रूव होकर यहाँ पे आते हुए दिखे। ATD यहाँ पे कमजोर क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय में 7% की गिरावट है। मार्जिन में आप देखें तो 25% से गिर के इस बार 22.5% के आसपास होते हुए नजर आए। आईसेक हैवी इंजीनियरिंग पर भी आपको रखनी है नजर, क्योंकि कंपनी की आय 11% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे आपको करीबन 40% के मुनाफे में बढ़त नजर आएगी। मार्जिन भी 200 बेसिस पॉइंट से बढ़कर आते हुए दिखे, तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर यहाँ पे रहा है कंपनी के लिए। NHPC यहाँ पे आपको मिला जुला प्रदर्शन Q1 में दिखेगा। कंपनी की आय 3% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे देखे तो बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ है, और मार्जिन भी 55% के आसपास मेंटेन किए कंपनी ने। कैमलिन फाइन साइंसेज की भी बात करें तो यहाँ पे मिला जुला क्वार्टर आपको नजर आएगा। कंपनी की आय करीबन 9% से बढ़कर आई है, हालांकि जो मार्जिन से वहाँ पे आपको गिरावट नजर आएगी। 12% के मार्जिन इस बार 9% के आसपास आते हुए दिखे। एलगी इक्विपमेंट की भी बात करें तो यहाँ पे कंपनी की आय में करीबन 4% की ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिख रहे हैं। 14% की ग्रोथ मुनाफे में आते हुए दिखे, और मार्जिन पे देखे तो 100 बेसिस पॉइंट से बढ़कर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। मार्क्सिन फार्मा पर भी रखनी है आपको नज़र, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी की आय है वो करीबन 15% से बढ़कर आई है। मार्जिन देखे तो कम से कम 400 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा, और मुनाफा भी 15% से बढ़कर आते हुए दिखा है। ओके अरमान बताएं सेकंड सेट ऑफ नंबर्स आपका। जी, IRFC यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 19% बढ़कर आती हुई दिखी है। मुनाफा अगर आप बात करें तो 6% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें तो नेट प्रीमियम अर्न जो है वहाँ पे 10% की बढ़ोतरी है। मुनाफा अगर आप देखें तो 120% जो है वो बढ़कर आता हुआ दिखा है। कंबाइंड रेशियो देखें वहाँ पर भी वो बढ़कर आता हुआ दिखा है, लगभग 113% से बढ़कर 115% के आसपास जो है आता हुआ दिखा है। FSN ई कॉमर्स वेंचर्स जो कि नायका की अगर आप बात करें तो आय लगभग 24% बढ़कर आई है। मार्जिन 4% से इंप्रूव होकर 5.1% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर आप मुनाफा देखें तो 5 करोड़ से कम होकर 3 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। RCF की बात करें तो यहाँ पर नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 18% कम होकर आई है, और मार्जिन देखें बड़ा कर देखा गया 8.7% से कम होकर मार्जिन जो है वो 3.1% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में देखिए 77% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की बात करें तो आय लगभग 19% कम होकर आई है। मार्जिन्स अगर आप देखें तो 12.7% से थोड़े से इंप्रूव होकर अगर आप बात करें 13% पर आते हुए दिखे, और मुनाफे में 24% के आसपास की आपको जो है गिरावट आती हुई दिखेगी। जमुना ऑटो यहाँ पर नतीजे आपको ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 5% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 11% से इंप्रूव होकर मार्जिन्स 12.7% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी आपको 24% के आसपास का उछाल दिखेगा। और अंत में पतंजलि फूड्स की अगर आप बात करें तो आपको आय लगभग 8% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 57% आपको कम होकर आता हुआ दिखा है, और मुनाफे की बात करें तो वहां पर भी 63% के आसपास की गिरावट है। हालांकि अदर इनकम जो है वो अदर इनकम पिछली बार के क्वार्टर में आप देखें 160 करोड़ की थी, वो इस बार 43 करोड़ की आती हुई दिखी।
चलिए नुपुर, आपकी बारी एक बार फिर से आती है। तीसरी खेप कौन सी है, नतीजों की जरा बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर श्री रेणुका शुगर्स पे आपको रखनी है नज़र। मिला जुला प्रदर्शन नजर आता है। कंपनी का 17% से बढ़कर आई है। मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए नजर आए यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से। सुंदरम फाइनेंस में भी रखनी है नज़र, क्योंकि कंपनी की जो NII ग्रोथ है वो 9% के आसपास आते हुए दिखे। मुनाफा देखे तो 24% की ग्रोथ दिखा रहा है। ग्रॉस NPA नेट NPA में भी आपको दिखेगा सुधार। हमारा राजा बैटरीज की भी जो Q1 की परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आई है। कंपनी की आय 6% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे देखे तो मुनाफा 36% की ग्रोथ दिखा रहा है और मार्जिन में भी 300 बेसिस पॉइंट का आपको दिखेगा इंप्रूवमेंट। रेल विकास निगम पर भी आपको रखनी है नज़र, क्योंकि कंपनी की आय करीबन 20% से बढ़कर आती हुई नजर आई है। एबिटा देखे 24% की ग्रोथ दिखा रहा है और मार्जिन में भी आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आते हुए नजर आया। तो अच्छी परफॉर्मेंस रेल विकास निगम की तरफ से भी आती हुई दिखे। सुप्रतित इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी जो कंपनी की आय है वो करीबन 5% से इस क्वार्टर में बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे देखे तो 32% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन भी 8% से बढ़ के 11% होते हुए दिखे और मुनाफा 21% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई दिखी। और लास्ट में एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे कंपनी की आय 22% से बढ़कर आती हुई दिखे। मार्जिन 6% से बढ़ के 30% हुए और मुनाफा भी 18 करोड़ से बढ़ के 29 करोड़ इस क्वार्टर में हुआ है। ऑलराइट, अरमान, खबरों से करें शुरुआत? नहीं, अभी नतीजे भी है। अच्छा, बताइए। बिल्कुल, नतीजों में फिनोलेक्स केबल के नतीजे हैं, जिसमें आय लगभग 19% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है 11.7% से बढ़कर 12.1% पर आते हुए दिखे हैं। पीटीसी इंडिया आय लगभग 13% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है 8.5% से कम होकर 7% पर आते हुए दिखे हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक, यहाँ पर अगर आप देखें, आय लगभग 24% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वहाँ पर 24.7% से कम होकर 22.1% पर आते हुए दिखे हैं। मवाना शुगर, यहाँ पर आय लगभग 6% बढ़कर आई है। और अगर आप देखें, यहाँ पर जो है कंपनी को जो पहले मुनाफा था वहां पर इस बार घाटा होता हुआ दिखा है कामकाजी तौर पर। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज आय लगभग 51% कम होकर आते हुए दिखी है। मार्जिन जो है वो 12.3% से इंप्रूव होकर 15% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में टिमकन की बात करें तो यहाँ पर आय लगभग 3% बढ़कर आई है, पर मार्जिन जो है वो 25% से कम होकर 19% पर आते हुए दिखे। ओके, चलिए, बहुत सारे नंबर्स हैं जिनकी एनालिसिस हमारी टीम ने आपके सामने रखी। नुपुर, अब खबरों के दम पर एक्शन। बिल्कुल, सबसे पहले IPO अपडेट बता देती हूँ। टीवीएस सप्लाई चेन का अपडेट अब तक आज आखिरी दिन है इसका, और करीबन 1 गुना ये बढ़ते हुए नजर आया है। रिटेल में देखें तो 4 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर भी दिखेगा। अदानी पोर्ट्स पर आज आपको रखनी है नजर, क्योंकि अदानी पोर्ट्स के ऑडिटर डेलॉयट ने इस्तीफा दे दिया है और कंपनी ने अब MSK एसोसिएट्स को ऑडिटर नियुक्त किया, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहाँ पर रिलायंस जियो के बोर्ड ने रिलायंस के शेयर होल्डर्स को करीबन 635 करोड़ शेयर्स अलॉट कर दिए। 10 अगस्त को अलॉटेड जो शेयर्स है वो जो आपके डीमेट अकाउंट है उसमें क्रेडिट भी हो चुके हैं। BSE NSE के पास शेयर्स की जो लिस्टिंग है उसके लिए अप्लाई भी किया गया है। लुपिन, जहाँ पे US FDA ने कंपनी की जो यूनिट है उस पर जांच की थी, बिना आपत्ति की जांच पूरी हो गई है। 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच जांच पूरी की गई थी, तो पॉजिटिव न्यूज़ है लुपिन के लिए। स्टर्लिंग एंड विल्सन पर भी आज आपको रखना है फोकस, क्योंकि कंपनी को गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से एक नया ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। 1130 करोड़ का बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। और लास्ट में NBCC, जहाँ पे कंपनी को करीबन 280 करोड़ के नए ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं, तो काफ़ी सारे ऑर्डर विंस के चलते NBCC भी फोकस में रहेगा। ऑलराइट, अरमान, खबरें आपके पास? बिल्कुल, खबरों में CG पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी और JCFARC के बीच जो है 11 अगस्त 2023 को अगर आप सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है होता हुआ दिखा है, और जिसके चलते अगर आप देखें कंपनी लगभग 42 करोड़ का जो है भुगतान करेगी। NLC इंडिया, यहाँ पर अगर आप देखें, कोयला मंत्रालय के 1 अगस्त को हुए कोल माइनिंग के ऑक्शन में सफल बीडर जो है वो घोषित होती हुई दिखी है। और अगर आप बात करें यहाँ पर सालाना 3 MT क्षमता के साथ कोल माइंस में लगभग 435 मिलियन टन जो है कोयला रिजर्व्स है। दिवगी टॉप सिस्टम्स, यहाँ पर अगर आप बात करें, महिंद्रा ग्रुप से इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 4 WD सॉल्यूशंस और मैनुअल ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स के लिए सप्लाई के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सियाराम सिल्क मिल्स, यहाँ पर कंपनी ने जो है लगभग 16.6 लाख इक्विटी शेयर के बायबैक को मंजूरी देते हुए दिखे हैं, जो भाव है 650 रुपये प्रति शेयर का टेंडर रूट के जरिए, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो 20% प्रीमियम पर है। मनापुरम फाइनेंस, यहाँ पर केरल हाई कोर्ट ने प्रमोटर VP नंद कुमार के खिलाफ ED के आदेश पर स्टे को जो है बढ़ा दिया है, और स्टे शर्त पर बढ़ाया गया है कि VP नंद कुमार इक्विटी शेयर का सौदा जो है वो नहीं करेंगे। और अंत में सूर्य रोशनी की बात करें तो कंपनी को BPCL और HPCL से कुल लगभग 171 करोड़ का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ऑलराइट, नुपुर, बताइए और कौन कौन सी खबरें जिन पर नजर रखनी है?
बिल्कुल, फाइनेंस सेट ऑफ न्यूज़ है। कार्ट्रेड इंडिया, कार्ट्रेड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको नजर रखनी है। ओलेक्स इंडिया क्लासिफाइड का जो ऑटो बिजनेस है उसका अधिग्रहण अब कंपनी ने पूरा कर लिया है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। एशियन एनर्जी सर्विसेज, जहाँ पे कंपनी को करीबन 40 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए नजर आया। कुल ऑर्डर बुक भी देखें तो 950 करोड़ की अब कंपनी की हो गई है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। प्रमोटर फंड एक्शन की बात करें तो CMS इन्फो सिस्टम, जहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 10 अगस्त को सेकेंडरी मार्केट से करीबन 1.5% हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। मेडप्लस हेल्थ, जहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने करीबन 0.3% से हिस्सेदारी घटाई है, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। राइट्स जो बड़ी डील हुई थी उसके बाद सॉलिटर जनरल ने करीबन 12 लाख शेयर्स खरीदे 475 के भाव पे। और रेडियंट कैश की भी बात करें तो एसेंट इंडिया फंड ने करीबन 68 लाख शेयर्स बेचे 105 के भाव पे, तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ओके, ये है आपके लिए सारे के सारे नंबर्स और खबरें। आज कुछ ज्यादा ही हो गए क्योंकि ओवर द वीकेंड काफी एक्शन रहा आपके लिए, बट ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी है हमारे पास। आइए एक बार आशीष से जानते हैं इनके बारे में। FIR, मॉर्निंग आशीष, पहले तो अच्छी रिपोर्ट्स क्या है बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अच्छी रिपोर्ट्स आज कम है कंपैरेटिवली। ONGC यहाँ पर खास नजर रखनी है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 206 का टारगेट दिया है। सिटी खरीदारी की राय दे रहा है, लक्ष्य 185 से बढ़ाकर 195 कर दिया, 177 का भाव चल रहा है। ABB इंडिया यहाँ पर भी नतीजा अनुमान से बेहतर है, तो जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 5000 से बढ़ाकर 5260 रुपये कर दिया है, 4527 का भाव चल रहा है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर भी CLA से अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें और जो लक्ष्य है वो 3420 से बढ़ाकर 4110 रुपये कर दिया है, 3791 का भाव चल रहा है। मान रहे कि एबिटा खासतौर पर अगर आप देखें यानी कामकाजी जो प्रदर्शन है वो इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला और आगे जाके जो पाइपलाइन है वो भी बढ़िया देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, तो ये कुछ चुनिंदा अच्छी रिपोर्ट्स हैं। और नॉट सो अच्छी रिपोर्ट्स और कुछ खराब रिपोर्ट्स, ये कौन सी हैं? इनमें से सबसे पहला नाम आता है एस्ट्रल का। CLA से रिड्यूस की रेटिंग दिया करते थे, अब बिकवाली की राय दे रहे हैं, यानी रेटिंग हो गई है डाउनग्रेड और लग दिया 1720 रुपये का, यानी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट है। जेफरीज भी होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं लेकिन टारगेट प्राइस एडजस्ट किया है, अभी भी करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही है। JK7 जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखें, 3252 का भाव चल रहा है, 3260 का टारगेट दिया है। सिटी बिकवाली की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 2800 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। नायका में आज नतीजों का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 184 से लक्ष्य को घटाकर 175 कर दिया है। सिमिलरली अगर आप देखें तो JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 106 रुपये के टारगेट के लिए। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 200 का टारगेट दिया है, टारगेट 2 रुपये से काटा है। सिटी ने, गोल्डमैन सैक्स ने भी न्यूट्रल की रेटिंग दी है और 15 रुपये से लक्ष्य काटा। ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहां पर कमज़ोर नतीजों के बाद नायका में टारगेट प्राइस को कट किया गया है। वोल्टास एक और तिमाही जहां पर कमज़ोर प्रदर्शन है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 708 से एडजस्ट करके 737 कर दिया है, लेकिन भाव चल रहा है 829 रुपये का। साथ में अगर आप देखें तो बाकी के भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं, कमेंट्री है, वो थोड़ी सी कमजोरी साइड का इंडिकेशन दे रही हैं। जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर जेफरीज ने डबल डाउनग्रेड कर दिया और लक्ष्य 585 से बढ़ाकर 630 कर दिया है, स्टॉक ऑलरेडी 651 पर चल रहा है। JSPL यहाँ पर CLSA की तरफ से डबल डाउनग्रेड आया और लक्ष्य 620 से बढ़ाकर 720 कर दिया, 698 का भाव चल रहा है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 460 के लक्ष्य के लिए। मुथूट फाइनेंस CLSA रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 1140 से बढ़ाकर 1400 कर दिया, स्टॉक चल रहा है 1350। मान रहे कि जो नतीजा है खासतौर पर अगर आप देखें तो जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनके अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पर JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 4906 का भाव चल रहा है, 5950 की क्लोजिंग टारगेट दी है। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 5300 से बढ़ाकर 5800 रुपये कर दिया है। साथ में अगर आप देखें तो सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर भी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है JP मॉर्गन ने, और जो लक्ष्य 5250 से घटाकर 4600 रुपये कर दिया है। मैक्वारी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट जो है वो कमजोर साइड पर ही है। ऑलराइट, ये है आपके लिए सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट। स्टॉक्स में भी एक्शन है। वैसे तो मंडे को हम लेते हैं आपके लिए पिक ऑफ द वीक, बट क्योंकि खास मौका है स्वतंत्रता दिवस का, तो आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने वाले हैं फ्रीडम स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, आपसे करते हैं आज शुरुआत। बताएं सर, कौन सा फ्रीडम स्टॉक आप आज व्यूअर्स को देना चाहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीप, गुड मॉर्निंग टू नेहा और सभी व्यूअर्स को सुप्रभात।
दीप, आज का जो फ्रीडम स्टॉक है वो एक शुगर स्टॉक है और स्टॉक का नाम है बजाज हिंदुस्तान, जो कि एक इंडिया की लीडिंग शुगर स्पेस की कंपनी है, जो कि एथेनॉल, अल्कोहल और शुगर बनाने के कारोबार में है। स्टॉक लगभग 20 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड करता है। मुझे लगता है जिस तरह से स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ये स्टॉक एक बड़े बेस से निकलने के लिए तैयार है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले स्टॉक में इसमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। तो बजाज हिंदुस्तान रहेगा आज के लिए मेरा फ्रीडम स्टॉक, जिसमें करंट लेवल्स पर और कोई मामूली गिरावट अगर 1-2 रुपए की मिलती है 18-17 रुपए के आसपास, तो वहां पर एक्यूमुलेट करके चले। आने वाले 6 से 8 महीने के लिए 32 और 35 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए बजाज हिंदुस्तान रहेगा फ्रीडम स्टॉक फॉर द। ओके, तो फ्रीडम स्टॉक हिमांशु जी की तरफ से बजाज हिंदुस्तान और तगड़े टारगेट्स गोइंग फॉरवर्ड बनते दिख रहे हैं। 32 और 35 तक का यहाँ पर अपसाइड दिख सकता है। चलिए मेहुल जी, आपकी बारी है। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बताइए आपकी तरफ से आज कौन सी फ्रीडम स्टॉक आप बेट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, सभी व्यूअर्स को और आपको सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेहा जी देखिए, आज जो मेरा पिक है फ्रीडम स्टॉक जो है वो है डिलीवरी इसलिए बिकॉज अगर हम देखें पिछले 3-4 महीनों में जितने भी पहले से गिरे हुए स्टॉक थे जो न्यूली लिस्टेड थे, उनमें सारे में करेक्शन है और सारे के सारे अभी स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं। तो मैं टेक्निकली सिर्फ बात करूंगा डिलीवरी की। डिलीवरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बना है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है, 200 दिन का DEMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को उसने रिक्लेम किया है। तो यहाँ पर जबरदस्त तेजी आने वाले 3 से 6 महीने में देखी जा सकती है। मेरा बड़ा टारगेट इसका है 580 का, स्टॉप लॉस है 315। सो 315 के स्टॉप लॉस से डिलीवरी को बाय करने की सलाह रहेगी। एक्यूमुलेट कीजिए इसको 420 से 400 के रेंज में। टारगेट इसका रहेगा 580 का। 80 के टारगेट के लिए डिलीवरी में करनी है आपको खरीदारी। ये है आपके लिए मेहुल कोठारी साहब से राय। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास मौके पर। जैन साहब स्वागत है, गुड मॉर्निंग सर। बताएं आपका फ्रीडम स्टॉक कौन सा है? यस, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। और जैसे हर हफ्ते बहुत सारे स्टॉक्स देता, वैसे मैं इस हफ्ते भी बहुत सारे स्टॉक्स दूंगा। बट यस, मेरा मेन जो फ्रीडम पिक है वो है क्रिसिल लिमिटेड। और देखिए, रेटिंग की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी और रेटिंग्स कैसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो हम देख ही रहे हैं। तो क्रिसिल लिमिटेड वन ऑफ माय फेवरेट्स, ओल्ड फेवरेट्स, और इस बार भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया ये स्टॉक परफॉर्म करने वाला है। तो सारे ही रेटिंग एजेंसी वाले स्टॉक बढ़िया लगते हैं वैसे। और फिर जो दूसरे स्टॉक्स है उनमें से एक कोल इंडिया बहुत बढ़िया लगता है। इनफैक्ट कोल इंडिया में ऐसा लगता है कि और भी बहुत कुछ एक्शन होने वाला है, रिजल्ट्स भी बढ़िया थे। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि अब अच्छी खासी एक डिफेंस रिलेटेड PSU है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड महिंद्रा एंड TVS मोटर्स। तो ये 5 स्टॉक्स हो गए, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, परसिस्टेंट, M&M और TVS मोटर्स। और मेन जो मेरा फ्रीडम पिक है वो है क्रिसिल लिमिटेड। ओके, तो क्रिसिल पर तो है जैन साहब का पूरा भरोसा। फ्रीडम स्टॉक यही है और इसके अलावा भी जैन साहब के पिटारे में ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। कुछ बढ़िया F&O काउंटर्स भी उसमें रहने वाले हैं। कुछ नंबर्स के भी रिएक्शंस आपको आते हुए दिखेंगे। ONGC, पहले इससे ही करते हैं शुरुआत। हिमांशु जी जरा बताएं सर, ONGC क्या है व्यू? दीप देखिए, चार्ट सेटअप और स्ट्रक्चर दोनों ही पॉजिटिव है स्टॉक के और लोअर लेवल से एक अच्छी खरीदारी बनते हुए नजर आई है। हालांकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर लगभग इन्हीं लेवल्स पर 180-185 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस और पिछली कुछ स्विंग हाई बने हुए हैं। और जिस तरह का बाजार का थोड़ा मूड माहौल है, तो हो सकता है स्टॉक शायद थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, जहां पर 170-168 एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एंड ऑन द अपसाइड 185-190 रुपए पर ये जो अपसाइड है ये कैप्ड रह सकती है। बट बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा, स्टॉक का ट्रेंड मजबूत है और स्टॉक जैसे ही 180-182 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर निकलना शुरू होगा, 200 रुपए के पोजीशनल टारगेट के लिए स्टॉक में मूव बनती हुई नजर आ सकती है। तो चार्ट पॉजिटिव है, खरीदारी करके चलने की सलाह। इमीडिएटली 185 एंड इवेंचुअली 200। इनफैक्ट आज हमने देखा है कि जितनी ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने भी अपना सपोर्ट इससे दिया है, फिर चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो या सिटी, इन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं और मॉर्गन स्टैनली खासतौर से यहाँ पर ओवरवेट भी है। कुछ और नंबर्स आए, इन पर फोकस कर लेते हैं। मेहुल जी, PFC मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हमने यहाँ पर देखे हैं, आपकी क्या सलाह होगी गोइंग फॉरवर्ड? कैसा इसका परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है?
देखिए नेहा जी, बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट हो गया। अगर हम बात करें प्राइस एक्शन की तो 160 के आसपास से जो रैली शुरू हुई थी, ये अभी तकरीबन 260 270 के आसपास है। और फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा बेरिश साइड था, बिकॉज एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है जो कि बेरिश है। तो यहाँ पर एक करेक्टिव मूव की शुरुआत हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है 245 से 250 ये जोन में एक बार के लिए आ सकते हैं। छोटा मोटा एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है इस काउंटर में। आई गेस 250 के आसपास फिर से संभल जाएगा, तो एटलीस्ट थोड़ा सा इसमें गिरावट आने की संभावना है, ऐसा लग रहा है। यह आपके लिए पीएफसी जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। मुथूट फाइनेंस, ये इंटरेस्टिंग है और यहां पर भी नंबर्स का रिएक्शन आएगा। हिमांशु, एक बार मुथूट देख लीजिए, नंबर्स उतने खास नहीं रहे हैं, थोड़े बिलो एस्टिमेट ही रिजल्ट्स आपको आते दिख रहे हैं। हालांकि सीएलएसए की तरफ से जरूर टारगेट बढ़कर आया है। जरा चार्ट्स देखकर बताएं सर, मुथूट फाइनेंस। पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में एक वर्टिकल अपमूव आता हुआ नजर आया है। और इनफैक्ट अगर मैं सही हूं तो लगभग 1100 रुपए के बाद सीधा 1400 रुपए तक एक ऑलमोस्ट वर्टिकल रैली स्टॉक ने बनाई है। तो मुझे लगता है नंबर्स के बाद अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मिलती है और स्टॉक एक आध दिनों में 1270 1260 रुपए तक कोई करेक्शन दिखाता है, तो मुझे लगता है खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है। और थोड़ा हिटेड है तो थोड़ा सा एक अच्छी एंट्री का रिस्क रिवॉर्ड बनता हुआ नजर आ सकता है उन लेवल्स पर। तो अगर 1270 1260 रुपए तक नंबर्स के बाद कोई डिप मिलती है तो मुझे लगता है वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस। जैन साहब, अदानी पोर्ट्स पर आपकी राय लेना चाहूंगा, क्योंकि इनके ऑडिटर ने रिजाइन करा है और डेलॉइट की तरफ से इन्होंने नया ऑडिटर भी असाइन तो कर ही लिया है, बट ये खबर आई है और फिर बाजार में भी काफी सारे इस पर लेकर सवाल भी उठते हैं। कैसे देखना चाहिए सर इस डेवलपमेंट को अदानी पोर्ट्स के लिए? देखिए, डेवलपमेंट तो नेगेटिव है, बट कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारी चीजें अडानी पोर्ट्स के भाव में डिस्काउंटेड दिखती है मुझे। तो एक देखिए, ऑलरेडी ऊपर के लेवल से करेक्टेड होके एक कंसोलिडेशन भी देखने को मिला। फंडामेंटल्स भी अगर आप अडानी स्टॉक से देखें तो वैल्यूएशंस वाइज ये स्टॉक फिर भी मुझे रीजनेबली प्राइस लगता है 23-24 के पी मल्टीपल पे, और बाकी सारी चीजें भी ठीक ही है। तो मुझे लगता है कि देखिए सर्टेनली एक नेगेटिव चीज तो हुई है और रिजल्ट्स अच्छे थे, क्वार्टरली रिजल्ट जून के। तो नेगेटिव चीज हुई है ऑडिटर छोड़ के जाना, बट अडानी पोर्ट अपने आप में खुद भी ऐसा नाम है कि जहां पे ऐसा अगर कोई दूसरी छोटी ब्रांड की कंपनी होती है, छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी होती है, तो वहां पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। यहाँ पे एक आएगा छोटा सा करेक्शन, बट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मार्केट इसको वो करेगा। ओके, चलिए, मेटेड ने अपने नंबर्स जारी किए हैं और अलग अलग परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। जेएसपीएल की बात करें, अनुमान से हमारे कुछ बेहतर ही नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। हिमांशु जी, आपका व्यू लेना चाहूंगी, जेएसपीएल गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का मूवमेंट आप देख रहे हैं? शुक्रवार को तो अच्छा प्रदर्शन रहा है। नेहा जी, इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है एंटायर मेटल्स पैक में, और स्टॉक अपने बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर के नियर अबाउट वीकली क्लोज देने में कामयाब रहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल आपके रडार पर रहना चाहिए। अगर नंबर्स के चलते, वीक ओपनिंग के चलते थोड़ा डिप मिलता है स्टॉक में लगभग 675-680 रुपए के आसपास, वहां पर खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए जिनके पास पोजीशंस हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनता है वो लगभग 660 रुपए के नीचे बनता है जिनके पास तेजी की पोजीशंस है। और नेहा जी, स्टॉक जैसे ही 700 रुपए के पार चलेगा, स्टॉक एक अच्छा ऑल टाइम हाइस की तरफ चलता हुआ नजर आएगा एक अनचार्टेड टेरिटरीज में। और पोजिशनली उस कंडीशन में मुझे लगता है ये स्टॉक 750 से 800 रुपए तक भी टारगेट्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो हर गिरावट पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, ये है आपके लिए जेएसपीएल। मेटल स्टॉक्स आज फोकस में रहने भी वाले हैं, नंबर्स का रिएक्शन भी यहाँ पर आएगा ही। आई सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, मॉर्निंग सर, बताएं आपका फ्रीडम स्टॉक कौन सा है? हेलो दीपांशु, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, स्वागत है सुमित जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु, जो स्टॉक मुझे फ्रीडम स्टॉक के हिसाब से अच्छा दिख रहा है वो है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बीएल के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले समय के अंदर एक अच्छा तेजी का मूव देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखा है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। जो लोग खरीदना चाहते हैं वो लोग स्टॉक को सीएमपी पे खरीद सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ट्रेडिंग के लिहाज से 128-128.50 के आसपास का दिखाई दे रहा है, और पोजिशनल दौर के हिसाब से 122 रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा है। ये दो लेवल्स को सबको ध्यान में रखना है और बीएल में खरीदारी करना है। ट्रेडिंग के लिए जो लेवल है 128 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 136 रुपया, 140 रुपया, ये लेवल जल्दी ही ऊपर में देखने को मिलेंगे। तो बीएल में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। पोजिशनली मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में 150 रुपए का लेवल भी तोड़ेगा। खरीदारी करें बीएल। ये तो पोजिशनल बेसिस पर तो 150 की तरफ जा ही रहा है। ट्रेडिंग के लिए 136 से 140 के टारगेट
BEL पर सुमित जी की तरफ से। कैश के भी कई सारे नंबर्स हैं जहां पर आपको रिएक्शन आएगा। जैन साहब, आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग अच्छे नंबर्स है, 11% रेवेन्यू बढ़ा है, करीब 3 गुना इनका बढ़कर आया है, मार्जिन एक्सपेंशन है, 44% एबिटा भी बढ़कर आया है। कैसे देखें सर इसे? देखिए, वैसे भी ये कंपनी मैंने काफी बार रेकमेंड किया हुआ है और इनफैक्ट तो मेरे हिसाब से बढ़िया है, रिजल्ट्स को थम्स अप मिलेगा और जिन्होंने ले रखा वो कंटिन्यूअसली होल्ड करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, तो ये रिकमेंडेशन आती हुई। साथ ही ऑरबिंदो फार्मा, हमने फार्मा स्पेस में अच्छा खासा प्रदर्शन देखा है और ऑरबिंदो फार्मा इट हैज प्रेजेंटेड बीट नंबर्स। सुमित जी, ऑरबिंदो फार्मा इस पर राय देंगे? ऑरो फार्मा के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो डिप में इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए एक बार अभी थोड़ा वेट करें। ऊपर के अंदर जब 885 का लेवल टूटेगा तब इसके अंदर फ्रेश ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल नीचे में छोटा सा डिप देखने को मिल सकता है 830-840 रुपए तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। और सुमित जी, नालको आप काफी एक्टिवली ट्रैक करते हैं, नंबर्स खास नहीं आए हैं सर, अनुमान से कम आए हैं, रेवेन्यू गिरकर आया है, मार्जिन्स भी इनके कम आए हैं और गिरकर आए हैं। क्या राय बनेगी नालको के चार्ट पर? दीपांशु, नंबर्स इसके खास नहीं है तो थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर नीचे में 90 रुपए या 88 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो फ्रेश खरीदारी इसके अंदर डिप में करना है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस फिर भी होल्ड रख के चल सकते हैं। कुछ महीनों का व्यू अगर रखना है तो इसमें तेजी का व्यू रखना है। नीचे के अंदर अगर ये 88 तक के लेवल तक अगर तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। के अंदर 95-96 ये लेवल टूटेंगे तो 100 प्लस के लेवल नैल्को में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो पोजीशन तौर पे तो इसमें डिप में खरीदारी करना है। ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिनों के लिहाज से वेट करें, छोटा मोटा डिप देखने को मिल सकता है। हिमास्ट्रल, इस पे क्या व्यू बन रहा है सर आपका? हालांकि अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास है, लेकिन जो रिसेंट अटेम्प्ट स्टॉक ने किया था ऑल टाइम हाई के पास ब्रेकआउट देने का, वो थोड़ा सा फेल होता हुआ, फिजल आउट होता हुआ नजर आया था। तो हालांकि ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है, लेकिन हायर लेवल पे थोड़ा सा एग्जॉस्शन देखने को मिल रहा है। मेरी सलाह रहेगी कि जिनके पास ऑलरेडी तेजी की पोजीशंस है और बहुत शॉर्ट टर्म के नजरिए से तेजी की पोजीशंस बनाई हुई हैं, वहां पर 1950 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और तेजी की पोजीशंस को होल्ड करें। अगर स्टॉक 1950 के नीचे बंद होता है तो मुझे लगता है एक नॉर्मल कोर्स ऑफ करेक्शन यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है, जो स्टॉक को 1860-1850 तक शॉर्ट टर्म में ले जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, चलिए, तो एस्ट्रल पर वो राय बनती हुई। और साथ ही राइट्स, संदीप सर आपका मैं व्यू लेना चाहूंगी। जैन साहब, सोसाइटी जनरल ने 12.25 लाख शेयर इसके खरीदे हैं, तो राइट्स पर अब गोइंग फॉरवर्ड क्या पिक्चर बन रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, बढ़िया लगता है मुझे तो। देखिए, ऑलवेज स्टॉक्स की जब भी बात आती है तो राइट्स को मैंने काफी बार, और देखिए कंसल्टेंसी देने वाली कंपनी है और मैंने रिसेंटली अभी राइट्स को 10 की कमाई में भी दिया है। सो एक फैंटास्टिक PSU कंपनी और रेलवेज, और देखिए ये अच्छी खासी बाहर भी सर्विसेज देती है अपनी, तो कंसल्टेंसी और सारी चीजों की। एंड मुझे लगता है कि स्टॉक को एक ऊपर के लेवल से छोटा मोटा करेक्शन हमने देखा, बट अब वापस से लगता है कि ये चलना चाहिए स्टॉक। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को 400 से 450 का जो रेंज है, इसमें बाय और डिप्स की रणनीति अपनाएं। जहां पे भी मार्केट्स में करेक्शन देखने को मिल ही रहा है, तो करेक्शन में स्टॉक्स की भी थोड़ी बहुत पिटाई होंगी, तो उस टाइम पे ये स्टॉक एक सर्टेनली वन ऑफ द स्टॉक होना चाहिए लिस्ट में जिनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, राइट्स पर तो रखिए नजर, रेलवे स्टॉक्स फोकस में भी है। मेहुल जी, एक और रेलवे स्टॉक जिस पर आपकी राय लेना चाहूंगा, IRFC सर, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नंबर्स उतने खास नहीं है, हालांकि स्टॉक जबरदस्त ट्रेंड में रहा है। 19% आय बढ़कर आई है, बट मुनाफा करीब 6.5% गिर कर आया है। IRFC के चार्ट पर क्या राय होगी सर? देखिए दीपांशु जी, ये काउंटर ऐसा है, तकरीबन 28 रुपए से हम कॉन्स्टेंटली इसको रेकमेंड करते आए। अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अपसाइड बचा हुआ है, बट यहाँ पर एक जो आपने कहा कि जो न्यूज है उसके चलते थोड़ा बहुत 45-46 तक का एक करेक्टिव मूव आ सकता है, बट वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से 34-35 का एक अच्छा बेस बन गया और आने वाले कुछ महीनों में ये काउंटर 55 से 60 और मे बी पॉसिबली 70 तक के भी अपसाइड टारगेट दिखा सकता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जब भी कोई डिप मिले वहां पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, रियल स्पेस में हम फोकस कर रहे हैं। RVNL, गुड सेट ऑफ नंबर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे। सुमित जी, RVNL क्या राय बन रही है इसमें? RVNL के अंदर तो देखिए पोजिशनल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ हफ्तों से ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। तो कोई भी अगर डिप आता है तो इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा।
एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलने का सलाह रहेगा। ऊपर के अंदर 130 रुपए का लेवल टूटने के बाद 140 से 150 रुपए तक का लेवल पोजीशन तौर पे देखने को मिलेगा। तो पोजीशंस होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें, जल्दी आने वाले समय में ये स्टॉक ऊपर में 140 से 150 का लेवल दिखाएगा। ओके तो ये है आपके लिए RVNL, इस पर भी रखिए नजर। रेलवे स्टॉक्स फ्राइडे को वैसे थोड़ा करेक्शन इसमें आपने जरूर आते हुए देखा था, बट अदरवाइज इनका मोमेंटम है वो काफी अच्छा रहा है। सुमित जी, जमुना ऑटो पर भी एक बार राय दे दें, इसके भी नंबर्स आए थे, अच्छे नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़ा है, बट ऑपरेशनली अच्छा नंबर्स है, मार्जिन एक्सपेंशन और 24% तो इनका मुनाफा भी बढ़कर आया सर। देखिए जमुना ऑटो में तो स्टॉक बढ़िया ही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है दीपांशु। जमुना ऑटो में पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ये स्टॉक भी थोड़ा सा तेजी दिखाने के बाद अभी साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है पिछले 15-20 दिनों से। तो स्टॉक का जो लेवल वॉच करना है, ऊपर के अंदर 114 रुपए 115 रुपए का लेवल वॉच करना है। ये लेवल अगर ऊपर में टूट गया तो इसके अंदर बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, जिसके ऊपर में टारगेट बनेंगे 130 रुपए से लेके 140 रुपए तक के, जो कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट होंगे। तो डिप में खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है। नीचे में जो इसका सपोर्ट बनेगा 100 रुपए 99 रुपए के आसपास का बनेगा। कोई भी डिप में खरीदारी करे, 115 116 का लेवल टूटने के बाद 140 150 तक के लेवल पोजीशनल तौर पे जमुना ऑटो में ऊपर की तरफ दे। ओके तो ये है आपके लिए जमुना ऑटो, इस पर भी रखिए नजर। बहुत एक्शन आने वाला है स्टॉक्स में।